बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बहुत अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं, शुगर यानी डायबिटीज़। इस पे हम मुख्तलिफ शोज़ कर चुके हैं। इसकी इकसाम क्या है, होती किन लोगों को है, कौन लोग इसके ज़्यादा जो हैं वो जिनको चांसेस हैं कि उनको शुगर हो सकती है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम बहुत सारे अहम टॉपिक्स पे गुफ्तगू कर चुके हैं और आज भी करेंगे, क्योंकि मकसद हमारा क्या है, आपको इन्फॉर्म करना, आपको डायबिटीज़ के मर्ज से बचा के रखना, आप तक अवेयरनेस पहुंचाते रहना, आपको याद कराते रहना। अपना लाइफस्टाइल अगर आप मॉडिफाई कर लेंगे, अपने खाने पीने की हैबिट, उठना बैठना सोना और थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में हलचल लेके आना, लाइक आप एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, तो ना सिर्फ शुगर बल्कि आप बहुत सारे अमराज से बच सकते हैं। ये माहिरीन कहते हैं। तो मेरे समेत बहुत सारे लोग इन चीज़ों को अक्सर इग्नोर करते चले जाते हैं, बट आफ्टर 30s और अब तो बहुत पहले भी लोगों को शुगर होना शुरू हो गई है। तो आपने अपने आप को महफूज रखना है, अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, कम खाना है और कुछ ना करें, नबी पाक के सुन्नत को ही अगर आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल से आप महफूज रह सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया जी, डायबिटीज़ को आपने कंट्रोल कैसे करना है, इससे बचना कैसे है। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को डेथ बेड पे जाते देखा है, टांग कटते देखा है। एक इतना सा ज़ख्म जो आपने नेल गलती से काट लिया और वो इतनी सी आपकी गलती आपको कहाँ तक पहुँचा देती है कि पहले पाँव कटा फिर टांग कटी। ऐसे मैंने एक दो केसेस देखे हैं। सो अल्लाह ताला रहम करे, हम गलतियाँ क्या करते हैं कि नौबत यहाँ तक आ जाती है। ख़ारिश बुरी तरह से की तो वो ज़ख्म इतना बड़ा हो गया कि वो वबाले जान बन गया। इसके अलावा शुगर हमारे कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं उनको अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती है, खा रही होती है, डैमेज कर रही होती है। ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि दवाई खा ली नहीं खाई, फ़िलहाल आप अपेरेंटली ठीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये शुगर किस तरह से दीमक की तरह आपको चाट रही है। हम आज के टॉपिक में ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं अपने मेहमान का तारुफ कराती चलूँ। डायबिटोलॉजिस्ट है डॉक्टर शाहिद नदीम साहब ने ज्वाइन किया है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। ख़तरात शुगर के, बड़ी बीमारियाँ, ये जो मैंने कहा दीमक की तरह अंदर से हमारे ऑर्गन्स को खाली खोखला कर देती है। तो सबसे पहले अगर अनकंट्रोल शुगर है तो हमारे कौन कौन से ऑर्गन ज़्यादा डैमेज होते हैं? देखिए, अगर अनकंट्रोल शुगर है तो एक दो दिन नहीं, अगर थोड़ा सा अरसा ये लंबा टाइम गुजर जाता है, पेशेंट तवज्जो नहीं देता, शुगर लेवल्स चेक नहीं करता, या डॉक्टर के पास नहीं जाता, दवाइयों को प्रॉपरली नहीं खाता, परहेज़, डाइट, वॉक, एक्सरसाइज नहीं करता, तो लंबा अरसा शुगर अनकंट्रोल रह जाती है। जब जो शुगर लंबा अरसे अगर अंडर कंट्रोल रहती है तो 2-3 कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन, लाइफ थ्रेटनिंग और बड़ी सीरियस हैं। अच्छा। उनमें से नंबर 1, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अंदर से ऑर्गन को खा जाती है। जो सबसे बड़ा ऑर्गन जो डैमेज होता है और आजकल जिसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो 2 ऑर्गन्स हैं। एक तो किडनीज़ हैं, गुर्दे बहुत सख्त मुतासर होते हैं, और दूसरे हमारी जो पाँव का जो असाबी निज़ाम है या जिस्म का जो असाबी निज़ाम है वो वीक हो जाता है, जिसको हम टेक्निकल टर्म में न्यूरोपैथी कहते हैं, डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी। अच्छा, डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी कॉम्प्लिकेशन तो है, लेकिन शुरू में आगाज़ में उसकी इतने साइन या सिम्टम नहीं होते, तो पेशेंट इग्नोर करता चलता रहता है। ये ज़्यादा खतरनाक है, ये ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि सिम्टम्स छुपे हुए होते हैं। अच्छा, अब जब पेशेंट इस बात को इग्नोर करता है तो नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि इंसान का पाँव तक काटना पड़ जाता है और पूरी टांग भी काटनी पड़ जाती है, जिसको एम्पुटेशन कहते हैं। अच्छा, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि शुगर जब अनकंट्रोल्ड होती है तो ब्लड सर्कुलेशन और असाबी निज़ाम दोनों कमज़ोर होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन की जो क्वांटिटी है ब्लड की, वो फ्लो में पहले कमी आती है, फिर जो स्मॉल वेसल्स हैं वो तंग होती हैं और ब्लड पहुंचना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ख़ासतौर पे कहाँ पे, पाँव पे। वजह क्या है कि पाँव मुतासर होती है? क्योंकि पाँव जिस्म का वो हिस्सा है जो हार्ट से दूर है। ब्लड कौन पंप कर रहा है? बिल्कुल ऐसे हार्ट। तो अब हार्ट से जितना जो हिस्सा है जिस्म का दूर होगा, वहाँ पे खून पहुँचने की रफ्तार और क्वांटिटी कम होगी, स्लो हो जाएगी। तो ये पहली वजह है कि एक तो जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, दूसरी वजह असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। और असाबी निज़ाम जब कमज़ोर होता है तो पाँव की जो पेन असेस करने की या टेम्परेचर असेस करने की जो हिस्सा है
आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि बहुत सारे लोगों मैंने ये सुना है कि वो कहते हैं हम पाँव भी नीचे रख रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा पाँव में जूता है या नहीं है। बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट ये कहते हैं जूता उतर गया तो पता ही नहीं होता कि जूता उतर गया पाँव में, उनको फील ही कुछ नहीं हो रहा होता। एहसासियत जो है, एहसास है वो कम हो जाता है कि नमनेस की वजह से सेंसेशन। जी वजह तो डायबिटीज है ना, और ये होता है जो न्यूरोपैथी जिसका जिक्र किया, असाबी निज़ाम वीक हो जाता है, तो वो टेम्परेचर की, पेन की जो सेंस है फील करने की हिस्स भी जो है वो खत्म हो जाती है। तो पेशेंट को मामूली जख्म होता है लेकिन उसको महसूस ही नहीं होता, वो देखता भी नहीं है क्योंकि पाँव का हिस्सा बिल्कुल मतलब नीचे है और इंसान सिर्फ चेहरे को देखते हैं। जबकि डायबिटिक पेशेंट को हमेशा कहता हूँ मैं कि जब आप सुबह शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होते हैं, बाल कंघी कर रहे होते हैं या चेहरा देख रहे होते हैं, तो ये तो 5-7 मिनट आप लगाते हैं तैयार होने में, तो कम से कम 1-आधा मिनट आप पाँव देखने में तो लगाए ना रोज का, ताकि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि महसूस नहीं हुई, कोई कट है, कोई जख्म है, कोई थोड़ा सा फुंसी है, तो आप देख लें। जब देखेंगे तो पता चलेगा ना, जब देख लें तो फौरन डॉक्टर्स के पास जाएं। हाइजीन भी मैटर करती है कि पाँव की उंगलियों को ड्राई रखना है, उधर भी जख्म नहीं होने देना। डेफिनेटली आपने कोई क्रीम या लोशन वगैरह लगाना है तो बड़े मोहतात होकर लगाना है, हम तो अक्सर गलतियां कर देते हैं। एंड यस, एक और होता है, एड़ियाँ काफ़ी लोगों की फटी होती है, ये फटी एड़ियाँ भी शुगर के मरीजों के लिए खतरा है। एग्जैक्टली, फटी एड़ियाँ भी शुगर के मरीजों के लिए खतरा है। वजह उसकी ये है कि जब फटी एड़ियाँ ज़ाहिर उसमें टीयर आ जाता है, कट आ जाता है। हाँ, तो जब स्किन टूटती है और कट आ जाता है तो वहाँ से जरासीम एंटर हो सकते हैं। अच्छा। वो गेट बन जाता है इन्फेक्शन के लिए। तो जब जरासीम वहाँ से एंटर होते हैं तो वो एरिया इन्फेक्ट हो सकता है, और इन्फेक्शन का जो पेन होता है स्टार्ट में वो महसूस नहीं होगा न्यूरोपैथी की वजह से, तो फिर वो बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक के पाँव काटने की नौबत आ जाती है। और इसकी क्या रीज़न है? अनकंट्रोल्ड शुगर। अनकंट्रोल्ड शुगर, जब शुगर अनकंट्रोल होती है तो एक तो ये मैंने बताया ना, असाबी निज़ाम वीक हो गया और साथ में आपका ब्लड सर्कुलेशन वीक होगी। और जब ब्लड सर्कुलेशन वीक है, जो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं या जो न्यूट्रिशन है या ऑक्सीजन है जो ब्लड पहुंचाता है वो नहीं पहुंचती ना, तो वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब डिफरेंट बीमारियों की कुछ स्टेजेस होती हैं, तो ये शुगर की कौन सी स्टेज आप रेट करेंगे? ये खतरनाक स्टेज है? डेफिनेटली ये खतरनाक स्टेज है। इसको हम जो है माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की पैदावार कहते हैं, जिसकी वजह से असाबी निज़ाम वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद जो है वो असासियत ख़त्म हो जाती है और पेशेंट को जो महसूस करने की सलाहियत है वो कम होती रहती है। और लोग समझते हैं कि ये शायद बुढ़ापे की वजह से, एजिंग की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। बहुत ज़्यादा वजूहत हैं सुनपन की या एहसासियत ख़त्म होने की, लेकिन सबसे बड़ी मेन वजह डायबिटिक्स में वो असाबी निज़ाम की वीकनेस है। और अगर इस वीकनेस को आपने कंट्रोल करना है तो सबसे पहले शुगर को कंट्रोल करना होगा। और ये ऐसी वीकनेस है जो इरिवर्सिबल है। मसलन अगर आप कहें ना कि मेरा पाँव सुन्न हो गया है या मुझे एहसास नहीं है, तो इसके कोई ऐसी दवा हो कि मैं ये दोबारा रिवर्स होकर बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, ये एक परमानेंट डैमेज होता है। क्योंकि नर्वस टिश्यू का डैमेज है जो कि इरिवर्सिबल है। तो इसको बचाना जो है वो इसका इलाज है। इससे बचाओ, इसका इलाज है। अब जब टांग काटते हैं खुदा न खास्ता, तो ये क्यों डिसीजन लिया जाता है? क्या वो जख्म इतना ज़्यादा वबाले जान हो जाता है कि मरीज़ की जान तक को ख़तरा होता है कि आप एंड पे ये डिसीजन लेते हैं कि आप टांग काट देनी चाहिए? जी देखिए, वो टांग काटने का डिसीजन इसलिए लिया जाता है कि जब ज़ख्म होता है और इन्फेक्शन होती है और ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल एंड तक हो जाती है, तो एक प्रोसेस होता है मेडिकल जिसको कहते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन कहते हैं कि जो टिश्यू है वो डेड हो गया, वहाँ पे ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म होगी, वो टिश्यू डेड हो गया। अब जब गैंग्रीन होती है तो इट ट्रेवल्स अपवर्ड्स, बैक की तरफ आ जाता है। बैक की तरफ। तो पाँव में अगर गैंग्रीन एक दफ़ा हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करती है। तो जब ट्रैवल करती है तो ज़्यादा हिस्सा अपनी लपेट में ले लेती है। तो डॉक्टर्स की, हम लोगों की ये कोशिश होती है कि जितना भी पार्ट हम बचा सकें उतना बचा लें। तो उसके लिए फिर हम डिसीजन लेते हैं कि जितनी जल्दी एम्पुटेशन, जितना हिस्सा पार्ट काला हुआ है, गैंग्रीन हुई है, उसको काट दें ताकि वो आगे ना फैले ना। क्योंकि अब पेशेंट सोचता रहता है, डिसीजन लेते नहीं है, डॉक्टर के पास आते नहीं हैं, तो उससे ये होता है कि वो जब वो ज़्यादा जो है ना वो एरियाज़ को इन्वॉल्व करता जाता है। इससे मतलब होता है कि टाइम ज़ाया करने के बाद रिज़ल्ट ये आता है कि पहले सिर्फ एक उंगली काटनी होती है, मरीज़ ने डिसीजन नहीं लेता टाइम पे, पूरी टांग काटनी पड़ जाती है, नी तक काटनी पड़ जाती है। अब देखिए ना, खौफ की अलामत है, मतलब टांग तो बहुत दूर की बात है, आपने कहा मरीज़ ये नहीं डिसीजन लेता कि उंगली काटनी है, तो बड़ा खौफ आता है। लेट्स सपोज अगर आपने उंगली काट दी
तो अगर डॉक्टर के डिसीजन के मुताबिक एक पेशेंट ने कहा कि भाई हम अग्री हैं, तो वो इन्फेक्शन वहीं का वहीं रुक जाता है, इसकी गारंटी है? हाँ, ये बिल्कुल इसकी गारंटी होती है, क्योंकि जो गैंग्रीन या जो इन्फेक्शन है जो फैल रहा होता है वो वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके डिफरेंट टेस्ट हैं, हम टेस्ट करके असेस करते हैं कि कहाँ पर हम काटेंगे तो जो है वो वहाँ से आगे ट्रैवल नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, ठीक है, वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो आप ओवरऑल उसके कुछ टेस्ट होते हैं, पूरी असेसमेंट होती है, उसके बाद फिर एम्पुटेशन की। तो ये आपका डॉक्टर ये आपको बेहतर बता सकता है। दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक मैंने बड़े ओबेसिटी के शिकार देखे हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, एक नॉर्मल वेट में भी लोग होते हैं। तो दोनों के खतरात मैं आपसे पूछूंगी। ब्रेक ले लें जी, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और डायबिटीज़ के ख़तरात, डायबिटीज़ किस तरह से आपके ऑर्गन्स को तबाह कर देती है, ये डिस्कस करने का मकसद, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको खौफ दिलाना नहीं है। जी हाँ, खौफ दिलाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पता भी होता है इंसुलिन पे भी हैं, लेकिन एहतियात नहीं कर रहे होते, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, और फिर लाइफस्टाइल इस तरह का है कि आप खुद से ही कोशिश नहीं कर रहे होते कि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। अगले सवाल की तरफ मैं आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, इशू ये है कि दो तरह के लोग होते हैं ना, बहुत नॉर्मल वेट के लोग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी होते हैं। शुगर ख़तरनाक किसके लिए है? देखिए, ज़्यादा जो मिथ है या जो बात लोगों में एक गलत फहमी है कि जी डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ मोटे लोगों में होती है, और मैंने सुना भी है कि हर मोटे बंदे को तो शुगर होगी। जी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। पतले लोगों को भी, जो स्मार्ट लोग हैं, नॉर्मल वेट के लोग हैं जैसे आपने कहा, उनको भी डायबिटीज़ होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें जो आइडियल सिम्टम्स होते हैं, जैसे प्यास लगना या बहुत ज़्यादा पेशाब आना या वेट लॉस आना होना, ये नहीं होता, क्योंकि उनमें इंसुलिन की प्रोडक्शन ठीक चल रही होती है और बाज़ केसेस में इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है, लेकिन उनको शुगर होती है क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनकी बॉडी में होती है, जिसकी वजह से उनकी जो पैदा करदा इंसुलिन है, उनका जिस्म जो बना रहा है वो काम नहीं करती, उसके खिलाफ रुकावट होती है। जबकि जो स्मार्ट बंदे या नॉर्मल वेट के बंदे होते हैं उनमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, लेकिन उनका वेट जो है वो कम होता है, और उनमें इंसुलिन की जो बुनियादी वजह है वो वही होती है, जैसे फैटी लिवर हो गया, अनहेल्दी फैट्स हो गए, या इंसुलिन की वो क्वालिटी जो होनी चाहिए ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए, उस क्वालिटी की इंसुलिन नहीं बनती उनके जिस्म में, ठीक, या कम बनती है, उस क्वांटिटी में नहीं बनती। लेकिन ये गलतफहमी गलत है कि सिर्फ मोटे लोगों को शुगर होती है, स्मार्ट लोगों को भी होती है। अब हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बता दें, मोटे लोग और स्मार्ट लोग कुछ खास सिम्टम्स अगर हैं दोनों को ऐसे, तो वो शुगर का टेस्ट तो लाजमी कराएं। और शुगर के लिए टेस्ट कौन सा होता है? शुगर के लिए जो टेस्ट होता है वो 3 महीने का एक एवरेज जो बताता है हमें, वो HbA1c है। ठीक है, HbA1c करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको खाली पेट लैब जाना पड़े, आप किसी भी वक्त करवा सकते हैं। बाज़ टेस्ट तो ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट कहता है जी यार हमें डॉक्टर ने कहा खाली पेट करवाया जाए, तो सुबह हम उठते नहीं हैं, ऑफिस जाना होता है, ये मसूफियत तो नहीं करवा सकते। लेकिन ये ऐसा टेस्ट है जो आप किसी भी टाइम करवा सकते हैं। आप ऑफिस से निकलें, घर जाते हुए रास्ते में करवा लें, मैंने खाना खाया है, नहीं खाया, खाना खाया है नहीं खाया, कोई भी टाइम है, किसी भी दिन आप करवा सकते हैं। मैंने तो आम खाया, अभी मैंने शुगर का टेस्ट नहीं कराना, कुछ नहीं। इसमें कोई एहतियात, किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं चाहिए, कोई टाइमिंग नहीं है, दिन के किसी भी हिस्से में करवाएं, कुछ भी खा के करवा लें। ये 3 महीने का एक एवरेज होता है, इसका उस वक्त की जो खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, यानी आपके 3 महीने की हिस्ट्री निकलेगी, आपने अभी क्या खाया उससे कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो मैं अक्सर मेरी मदर इन लॉ जो है अक्सर घर में ना ग्लूकोमीटर से शुगर चेक कर रही होती हैं, तो रैंडमली मुझे भी कर लेनी चाहिए? देखिए, ग्लूकोमीटर से जो शुगर चेक की जाती है, बाज़ औक़ात आम बंदा जिसको डायबिटीज़ नहीं है, अगर उसने कोई मीठा ले लिया है और फ़ौरन शुगर चेक कर लिए तो थोड़ी सी हाई साइड पे आएगी। अच्छा, यानी मैंगो खा लिया आपने, इवन खाना भी खाया हो तो खाना भी खाया हो और फ़ौरन कर लें, आप आधे घंटे के अंदर कर लें, तो ज़ाहिर है वो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ग्लूकोज का लेवल थोड़ी देर सब में ऊपर जाता है, ठीक है, लेकिन फिर उसकी इंसुलिन की सिक्रीशन वो सारा नॉर्मल बंदे में उसको लेवल नॉर्मल कर लेते हैं। जबकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये लेवल फिर ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता। अच्छा, देखिए, अब जैसे खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपने करना है तो वो एक प्रॉपर लेवल है, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो ग्लूकोमीटर से चेकिंग होती है ना, ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए नहीं होती, ये तशखीस के लिए नहीं होती, ये मॉनिटरिंग के लिए होती है। आपको हो गई है, आप दवाई ले रहे हैं, फिर आप मॉनिटर करें। अगर नहीं हुई, आप देखना चाहते हैं कि मैं डायबिटिक हूँ कि नहीं हूँ,
तो फिर ये टेस्ट ना करें, खतरनाक होगा आपके लिए, आप डर जाएंगे। वैसे एक दफ़ा मैंने भी ऐसे किया था और मुझे लगा, और खाने के बाद ही किया था, तो मुझे लगा वो मुझे तो शुगर बहुत हाई आई है, बट आपने उस पर रोशनी डाल दी। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आपको शुगर नहीं है, तो ग्लूकोमीटर से चेक सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी पेशेंट हैं, तो वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो आपने ये नहीं करना। उसके लिए डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट बताया है, जो कि आपके 3 महीने की हिस्ट्री बताएगा, आपने वो टेस्ट कराना है। आपको पता चलेगा कि आपको शुगर है या नहीं है। एक दूसरे की ग्लूकोमीटर यूज कर सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, एक दूसरे का ग्लूकोमीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पिन होती है या जो जिससे अच्छा, आप प्रिक करते हैं, वो जो है वो एक दूसरे की यूज नहीं कर सकते। हो सकता है किसी को कोई इन्फेक्शन हो, कोई हेपेटाइटिस है, कोई एड्स है, तो वो फैल जाएगा ना। तो आप प्रिक वाला जो पेन है या प्रिक वाली जो नीडल है, वो शेयर नहीं कर सकते, वो आपकी अपनी ही होगी। ठीक है, मशीन आप शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हम अक्सर, मैं तो बचपन से सुन रही हूँ कि फ़ैमिली में फ़लाँ को दिल का मसला था तो उसको दिल का मसला हो गया, बेटे को फ़लाँ में शुगर थी, पेरेंट्स को थी तो बच्चों में भी हो गई। तो ये ज़्यादा ख़तरा होता है उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स में ट्रैवल कर रही हो, तो आगे आ सकती है? देखिए, इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ख़ास तौर पे जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो ख़ानदानों में और फैमिलीज़ में ट्रैवल करती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स को शुगर है तो आपको लाजमी होगी। अगर आप एहतियात करें, अपने वेट को कंट्रोल करें, अच्छा बैलेंस डाइट लें और मीठी चीज़ों से या जो जंक फूड है उससे परहेज़ करें, वॉक और एक्सरसाइज डेली करना, उसको आदत बनाएं, तो फिर आप बच सकते हैं इससे। बेशक आपके फैमिली को, लेकिन इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में फैमिली में ट्रैवल करने का, जेनेटिक्स का, मौरूसियत का रोल है, डेफिनेटली है। बिल्कुल है जी। तो उसमें फिर आपको मोहतात रहना कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को है, फादर या मदर को, तो फिर आपको अपने लाइफस्टाइल पे ज़्यादा गौर करना है, आम लोगों से हटकर अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग अक्सर एंड पे आके पता चलता है गुर्दे डैमेज हो गए, और शुगर के पेशेंट को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो क्यों बिल्कुल एंड पे जाके पता चलता है? कुछ सिम्टम्स ऐसे नहीं है कि आपको फौरी अंदाज़ा हो जाए कि आपके साथ कुछ हो रहा है, शुगर आपके अंदर कुछ वो दीमक की तरह आपको चाट रही है? देखें, ये जो किडनी डैमेज होता है ना डायबिटिक पेशेंट्स में, इसको हम अपने टेक्निकल टर्म में कहते हैं माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ये जो पेचीदगी है ना शुगर की, ये खामोश होती है स्टार्ट में। अच्छा, इसका कुछ पता नहीं चलता। लोग क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं जी हमने अल्ट्रासाउंड कराया, हमारे गुर्दे बिल्कुल ठीक, हमने यूरिनारी करवाया, हमारे गुर्दे बिल्कुल ठीक, हमने रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT एक मशहूर टेस्ट है, वो करवाया, हमारे ठीक है, तो हमारे तो गुर्दे ठीक चल रहे हैं। लेकिन ये जो टेस्ट जो मैंने जिक्र किया, अल्ट्रासाउंड हो गया, RFT हो गया, यूरिनारी हो गया, ये वो टेस्ट हैं जो कि इनमें जो एबनॉर्मलिटी है वो बहुत लेट आती है। अच्छा, जब गुर्दे तबाह हो चुके होते हैं, उसके बाद स्टेज ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक पहुंच जाती है। तब अल्ट्रासाउंड में भी नहीं पता चलता? अल्ट्रासाउंड में नहीं पता। अल्ट्रासाउंड में सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल डैमेज पता चलता है, गुर्दे में कोई पथरी है या गुर्दे की शेप खराब है या गुर्दे का साइज कम हुआ है, तब पता चलता है। वो स्ट्रक्चरल डैमेज के लिए अल्ट्रासाउंड होता है। जो फंक्शनल डैमेज है वो गुर्दे अल्ट्रासाउंड में नहीं आता। ये तो गुर्दे के फंक्शन को डैमेज करती है डायबिटीज, स्ट्रक्चर को तो चेंज नहीं करती डायबिटीज। स्ट्रक्चर तो गुर्दे का अपनी जगह पे, तो ये तो फंक्शनल डैमेज करती है। और फंक्शनल डैमेज जो है उसको असेस करने के लिए एक ही टेस्ट होता है, जिसको मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी कहता रहता हूँ, वो होता है यूरिन फॉर ACR, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो। ये जो टेस्ट है एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये अगर पेशेंट साल में कम से कम एक दफ़ा ही करा ले, ठीक है, इतना महंगा भी नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर ठीक है मिडिल क्लास है, नहीं अफोर्ड कर सकते, चलें साल में एक दफ़ा करा लें, बिल्कुल ठीक है। तो ये करवाने से और इसका रिजल्ट अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से चेक कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें चेंजेस जो हैं गुर्दे के डैमेज में, फंक्शनल डैमेज में, ये सबसे पहले आती हैं। और जब पहले आती हैं तो पहले अगर डायग्नोज हो जाए चीज़ तो उसका इलाज बड़ा आसान होता है। अगर जितना ये स्टेज प्रोलॉन्ग होती रहती है, ग्रेड्स आगे बढ़ते रहते हैं किडनी डैमेज की, उतना ही इलाज जो है वो मुश्किल होता है और उसका रिजल्ट भी फिर देर पा होता है, बहुत देर बाद रिजल्ट आता है। तो लिहाजा जो इंसान जब अच्छा, इसका सिम्टम कोई नहीं होता। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या फंक्शनल डैमेज है, ये आपको स्टार्ट में कोई सिम्टम नहीं होते। पाँव की सूजन होना, ब्लड प्रेशर हाई होना या वीकनेस होना, ये कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं या सिम्टम्स हैं जो कि इंसान महसूस करता है डेली लाइफ में, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर लेता है। क्या यार वीकनेस होगी, विटामिन की कमी होगी, चलें छोड़ें, थकावट को छोड़ दें। यूरिन ज़्यादा आ रहा है, कलर उसका कोई ऐसा है, झाग आ रही है, नहीं कहते जी बस ऐसी गर्मी की वजह से हो गया। तो इन चीज़ों को, ये छोटी अलामात है, लेकिन अगर इन चीज़ों को भी अगर तवज्जो दी जाए और डॉक्टर से रब्ता टाइम पे कर लिया जाए
तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये अब बहुत पहले डायग्नोज करके इसका टाइमली इलाज करवा सकते हैं। सही, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से राब्ते में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी क्वेश्चन मुझे आपसे ये करना है, शुगर के पेशेंट को क्या लाजुम मलजूम है कि ब्लड प्रेशर भी उसका हाई होगा, और अगर अनकंट्रोल शुगर होगी तो दिल का मसला भी हो जाएगा? देखें, ये जो शुगर लेवल्स है ना, ये हाई होना और डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ है शुगर लेवल हाई होना है, तो इसी तरह जो ब्लड प्रेशर हाई होना या जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, तो ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो हैं ये बेसिकली एक दूसरे के कज़न हैं। अगर एक को अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ है तो उसको लाइफ के किसी टाइम पे लाजमी उसका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, उसको हाइपरटेंशन होगी। वजह क्या है कि ये जो डायबिटीज़ है ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, सुकड़ जाती है, सुकेड़ती है, इसको नैरो करती है, ब्लड फ्लो को कम करती है। जब ये ब्लड वेसल्स जब डैमेज होती हैं, नैरो होती हैं, तो फिर उस नैरो वेसल से जब ब्लड गुजरेगा तो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, तो हाइपरटेंशन होके रहेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो लोग इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते। अगर डॉक्टर ने आपको दवा दी भी है ब्लड प्रेशर की तो महीना खा के छोड़ देते हैं कि जी अब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है, अब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, हम छोड़ देते हैं बगैर डॉक्टर के मशवरे के। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर एक दफ़ा डायग्नोज हुआ है तो डायबिटीज़ की तरह दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। डोजेज ऊपर नीचे हो सकती हैं लेकिन दवाई नहीं छूट सकती। यानी आप ये सोच लें कि खुदा न खास्ता अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपने दवाई छोड़ी तो मसला बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, आपकी शुगर जो है वो भी स्पाइक कर सकती है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खा रहे, तो दोनों तरफ से मसला बढ़ सकता है। तो आपने क्या करना है जी, इन तमाम बड़ी पेचीदगियों से, बड़े ख़तरात से महफूज रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ टाइमली डॉक्टर के पास जाते रहना है और अपने शुगर लेवल को मॉनिटर रखना है, कंट्रोल रखना है, अपनी डाइट को कंट्रोल रखना है और वॉक और एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी शुगर जो है वो बेहतर रहे, ज़्यादा बढ़े ना, तो आपके साथ ये मसाइल भी ना हो, ये पेचीदगियाँ भी ना हो। बाकी जो ख़तरनाक चीज़ें डॉक्टर साहब ने जिनकी अलामात बताई कि पाँव में ज़ख़म हो गया, कोई देखता नहीं है, पता नहीं चलता, तो ज़रूर डायबिटीज़ के पेशेंट जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है इन चीज़ों का ख्याल रखें। अपने हाथ पाँव, ख़ास तौर पे पाँव पे डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़्यादा इशू होता है ना, तो वो आपने देखते रहने टाइम टू टाइम। जो लोग नहीं देख सकते, एज ज़्यादा है, मोटापा है, घर में प्लीज़ जिनके पेरेंट्स हैं ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आप इन पेचीदगियों से महफूज रह सकें। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले, क्योंकि हम बात करते हैं जी डायबिटीज़ को आपने कंट्रोल कैसे करना है अपने लाइफस्टाइल से, और लाइफस्टाइल में सबसे अहम चीज़ है हमारा खाना पीना, उसके बाद वॉक एक्सरसाइज। दोनों चीज़ों को आपको बराबर लेके चलना है क्योंकि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने खाने को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप वॉक और एक्सरसाइज भी करते जा रहे हैं, तो फिर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी। मतलब आपको लगता है ना कि शायद वेट कम हो जाएगा, शायद शुगर कंट्रोल हो जाएगी, खा लें उसके बाद आप वॉक कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, नहीं जी, दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस रख के चलना पड़ता है। शुगर के मरीज़ों को क्या बिल्कुल नहीं खाना और क्या वो आसानी से खा सकते हैं, किन चीज़ों में शुगर लेवल बहुत हाई होता है। हमारे पास बेकरी आइटम्स हैं, फास्ट फूड है, अब ये तो हर घर में हर रोज़ ही चल रहा होता है। फिर उसके बाद रोटी से भी शुगर अक्सर लोगों की बहुत स्पाइक कर जाती है। तो होता क्या है कि हम सफ़ेद आटे की रोटी भी अपने घर खा रहे होते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक होती है जी, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को करना क्या है, इस पर भी लोग एक शिकायत क्या करते हैं कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अब वो भी आपके बस में नहीं होता, तो हम उसमें भी आपको बताएंगे कि अगर भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो क्या खाना है। अच्छा, अब एक आम सवाल जो कि बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट करते हैं, पूछते हैं, शायद गलती भी कर बैठते हैं कि आम हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते, शेक पी सकते हैं, नहीं पी सकते। दिल है ना भाई, अब जो मार्केट में फ्रूट है, आम तो वैसे ही सबका बहुत फेवरेट होता है और मीठा भी होता है, तो क्या आम डायबिटीज़ के पेशेंट खा सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आयशा नासिर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अब हमने बात करनी है अनकंट्रोल शुगर के नुकसान, तो हम जो है वो ज़रूर यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, बट कंट्रोल करने के लिए आपका सबसे अहम पोर्शन क्या है कि आपने डाइट कंट्रोल रखनी है। क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी।
पराठा वगैरह खा लेते हैं, आटे का इंतखाब करना। तो यहाँ से जो रोटी चावल हम रूटीन में हमारा खाने की चीज़ें ना, उनको प्लीज़ बता दीजिएगा। अना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंसान का शुगर लेवल है कितना। जिसकी शुगर कंट्रोल में है वो मीठा भी 2-3 चम्मच चाय के चम्मच खा लेगा तो मसला नहीं है, लेकिन जिसकी अनकंट्रोल शुगर है वो 1 चाय का चम्मच भी मीठा खा लेगा तो वो उसके लिए बहुत खतरनाक है। कहने को शुगर का पेशेंट सब कुछ खा सकता है, लेकिन उसने ये देखना है कि उसका शुगर लेवल क्या चल रहा है, रैंडम शुगर क्या चल रही है, फास्टिंग शुगर क्या चल रही है। जिसकी फास्टिंग शुगर यानी सुबह सोकर जब वो उठता है और उसकी शुगर हाई है, उसको हम कहते हैं रात को इवन दूध का ग्लास भी नहीं आपने पीना, या रात को आप इवन फल भी नहीं खा सकते, और अगर फिर भी शुगर हाई रहती है तो हम उसकी रात की रोटी भी निकाल देते हैं। लेकिन जिसकी शुगर कंट्रोल में है अद्वियात के साथ या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी उसने खाने के बाद वॉक शुरू कर दी है या उसने लाइफस्टाइल बदली है, आटा बदली है, फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दी है, उसकी शुगर अगर सुबह कंट्रोल में आ रही है तो हम उसको रात को 1 से 2 चाय का चम्मच मीठा या 3 से 4 चाय का चम्मच मीठा भी डिनर के बाद या बेड टाइम पे अलाउ कर देते हैं। इट डिपेंड्स कि क्या शुगर का लेवल चल रहा है। अगर हम बिल्कुल एक ऊपर से बात करें कि क्या नहीं खाना, तो मीठे वाले आइटम्स या जो बेकरी आइटम्स हैं, मिठाइयाँ हो गई, फ्रूट जूसेस, इवन फ्रेश फ्रूट जूस भी शुगर के पेशेंट को सख्ती से मना होता है। डब्बे वाला तो बिल्कुल नहीं पीना, डब्बे वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन फ्रेश फ्रूट जूस में भी जो फाइबर होता है वो हमने फेंक दिया होता है। एक होता है स्लश, जैसे हम आड़ू का बनाते हैं कि आड़ू को पानी, वो पी सकते हैं, लेकिन जैसे ऑरेंज जिसमें हमने सारा पल्प उसका फेंक दिया है और सारी शुगर या उसका जूस निकाल के पी रहे हैं, वो फ्रेश फ्रूट जूस भी शुगर के पेशेंट को सख्ती से मना होता है। अब जहाँ तक हम रोटी चावल की बात करें, चावल अवॉइड करें, क्योंकि जो ब्राउन राइस है उसमें आर्सेनिक ज़्यादा है जो कि कैंसर की वजह बन सकता है। तो ब्राउन राइस आपने तो बड़ी अहम बात कर दी, ब्राउन राइस। मैं तो बहुत सारे मतलब वो लोग जो कि डाइट पे शिफ्ट हुए होते हैं तो बड़े आसानी से ब्राउन राइस खा रहे होते हैं कि ये तो इनमें तो शुगर नहीं है तो ये हम खा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी समझिए, इसमें शुगर है, उसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा है जिसकी वजह से एकदम शुगर स्पाइक नहीं आता। अब ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। शुगर उसमें भी है, पिच निकालना भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने कई लोगों को देखा है वो कहते हैं हम तो पिच निकाल के खा रहे हैं, डजंट मैटर। अब ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज़्यादा है जो कैंसर की वजह बन सकता है, तो ब्राउन राइस भी कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। उसकी निस्बत किनुआ पे शिफ्ट कर जाएं। जिस रेसिपी से हम पुलाव बनाते हैं उसी रेसिपी से किनुआ का पुलाव बना लें। जिस पॉइंट पे हमने चावलों को भिगोकर फिर ऐड करना होता है उसी पॉइंट पे आपने किनुआ को भिगोकर ऐड कर देना है। बिल्कुल सेम रेसिपी रहेगी, आपको फ़र्क भी पता नहीं चलेगा। टेस्ट बड्स है ना, हम अडाप्ट कर लेते हैं, 3 से 4 दफ़ा खाएंगे आपको उसकी आदत हो जाएगी। लेकिन अगर हम रोटी चावल में बात करें, रोटी बेहतर ऑप्शन है और वो भी मल्टीग्रेन आटे की। मैं इसी तरफ आने लगी थी। बेस्ट आटा शुगर पेशेंट के लिए आटा कौन सा रिकमेंड करेंगे आप? अगर तो सिर्फ शुगर है तो मल्टीग्रेन आटा, लेकिन अगर शुगर के साथ किडनी का मसला भी शुरू हो गया और यूरिक एसिड का मसला भी है तो मल्टीग्रेन बुरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें दालें भी डली हुई हैं, वो फिर यूरिक एसिड भी बढ़ाएगा, वो गैस का मसला भी कुछ लोगों को कर देता है, वो किडनी को भी बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता। फिर उस केस में जौ और गंदम बराबर मिकदार में मिक्स कर ले और आहिस्ता आहिस्ता जौ की मिकदार आपने बढ़ाते जाना है। अब सिर्फ जौ पे इसलिए नहीं, क्योंकि सिर्फ जौ खाने से अक्सर लोगों को कब्ज़ की शिकायत शुरू हो जाती है और डायबिटिक पेशेंट को हम ये इंजीर और ये सारा कुछ भी नहीं दे सकते, या ये भी नहीं कह सकते दूध के अंदर देसी घी डाल के पी लें, 100 मसले चल रहे होते हैं। तो जौ और गंदम बराबर मिकदार में मिक्स कर लें। एक और चीज़ जो आपने बीच में जिक्र किया कि भाई लोगों को भूख ज़्यादा लग रही होती है और वाकई ज़्यादा लग रही होती है। अक्सर मैंने देखा है, मैं आप भी ना गलत प्लेट बना रहे होते हैं। सिर्फ शुगर का पेशेंट ही नहीं, हमें बताया ही नहीं जाता, हमें फूड पढ़ाई नहीं जाती, हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। लंच हो गया, डिनर हो गया, सैलड का ह्यूज पोर्शन लेना है। और जैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पहले वो हमें एपिटाइज़र देते हैं, हम एपिटाइज़र फिनिश करते हैं तो मेन कोर्स हमें सर्व किया जाता है। पहले सारी फैमिली बैठे और सैलड, वैरायटी ऑफ सैलड्स आप बना सकते हैं। आप उसमें लो फैट चीज़ ऐड कर सकते हैं, चने ऐड कर सकते हैं, लोबिया ऐड कर सकते हैं, हल्का सा फ्रूट क्योंकि पेशेंट डायबिटिक है, ज़्यादा फ्रूट नहीं डाल देना। तो पहले आप वो फिनिश करें, उसके बाद आपने अपना खाना शुरू करना है। और खाने में भी आधी प्लेट प्रोटीन की होनी चाहिए। अब प्रोटीन क्या है? गोश्त की बनी हुई चीज़ें हो गई, अंडे हो गए। दालों में प्रोटीन है लेकिन कम मिकदार में। कई लोगों को लगता है दाल तो है ही प्रोटीन, बिल्कुल गलत है। बेसन का आटा इसी से बनता है, मल्टीग्रेन आटों में भी तो दाल डली हुई है ना। दाल कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है, तो अगर आप इसको रोटी चावल के साथ ले लेंगे शुगर स्पाइक आएगा ही आएगा। इधर दाल से कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, उधर रोटी चावल से आ रहे हैं। दाल जब आपने खानी है आप चम्मच से खा लें, प्रोटीन पे आपने फोकस करना है, सैलेड पे फोकस करना है, रोटी चावल कम कर देने, निकालने नहीं है। एक और मैंने देखा है लोग रोटी चावल छोड़ देते हैं। मैं आपसे ये पूछने लगी थी, रोटी चावल छोड़ना एक अलहदा चीज़ है, वो जो लोग डर जाते हैं ना
मैंने शुगर के पेशेंट को 2 रोटियां खाते भी देखा है, तो मल्टीग्रेन आटे की 2 रोटियां आप खा सकते हैं? अगेन अगर शुगर कंट्रोल में है फिर आप खा सकते हैं, अगर भूख ज़्यादा है वैसे ये गलत है। क्योंकि देखिए ना, इसका मतलब ये है कि अगर वो 2 रोटियां खा रहा है, इट मीन्स उसने ना तो प्रोटीन है, ना लिया है, ना उसने सैलेड लिया है। मेरा आपका 30 के बाद हम सबका मसल लॉस शुरू हो जाना है। अब डायबिटिक पेशेंट का वो ज़्यादा होता है। अच्छा। एक आम बंदे से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट मसल लॉस करता है, और उसके लिए मसल बिल्ड करना जिम जाके वो भी ज़्यादा चैलेंजिंग है एक आम बंदे की निस्बत। उसमें अगर वो प्रोटीन भी अपना कम कर देगा तो सोचें कि उसका मसल लॉस कितनी तेज़ी से शुरू हो जाएगा। अगर डायबिटिक पेशेंट 2 रोटियाँ खा रहा है, इट मीन्स उसने प्रोटीन एंड सैलड्स नहीं लिए, जो कि बहुत गलत है। हाँ, अगर आप अपना प्रोटीन ले लेते हैं 2 हथेली के बराबर एक वक्त में लेना है आपने, यानी दोपहर का खाना है तो आपके पूरे हाथ पे जितना चिकन मटन या बीफ आता है वो ले लें, और साथ सैलेड। फिर भी भूख है तो 2 रोटी खा लें, अगर मल्टीग्रेन आटा है प्लस आपकी शुगर कंट्रोल में। ठीक है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप 2 रोटी पे, चाहे वो मल्टीग्रेन आटा है, आप नहीं 2 रोटी खा सकते। सही। 3 टाइम का खाना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए? इसलिए ज़रूरी है ना, एक तो उन्हें भूख ज़्यादा लगती है, दूसरा उनकी शुगर लो होने का भी डर होता है। इसलिए मैं कह रही थी रोटी चावल आप छोड़ नहीं सकते, आपने सिर्फ क्वांटिटी सीखनी है। डायबिटिक पेशेंट की शुगर हाई हो जाए वो इतनी नुकसान देनी है, डायबिटिक पेशेंट की शुगर लो हो जाए वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ सकती है। ज़रूर नाश्ता करें, लेकिन उसमें प्रोटीन होना चाहिए एग्स की फॉर्म में, साथ में ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड का टोस्ट एक कर देना, लो फैट चीज़ या दही का एक बॉल ले लें, साथ में नट्स ऐड करें ताकि शुगर स्पाइक ना आए, और नाश्ता करके कोई 15-20 मिनट चहलकदमी करें, दौड़े ना लगाएं, बस चहलकदमी हल्की हल्की कर ली। 11-12 बजे हल्का सा फ्रूट खा लिया। आप आम का जिक्र कर रही थी, आम है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स आप खा सकते हैं, मॉडरेशन में खाना है। 1 पाव खा लिया अगर आपकी शुगर कंट्रोल है। शुगर पेशेंट आम खा सकते हैं? आम खा सकता है। अच्छा। 1 पाव खाना है अगर शुगर कंट्रोल है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है फिर आपने आम से भी गुरेज करना है, केला, अंगूर, जापानी फल, इनसे भी गुरेज करना है आपने। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल में, आप कोई भी फल एक मेजरिंग कप में जितना आता है उतना खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना। उससे ज़्यादा खाएंगे फिर शुगर स्पाइक आएगा, और हो सके फल के ऊपर थोड़ी सी दालचीनी स्प्रिंकल कर दें, उससे शुगर स्पाइक जो है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त, तो ये हम भी कर सकते हैं डेफिनेटली, हम आम इंसान भी कर सकते हैं। दालचीनी तो वैसे ही सेहत के लिए, इम्यूनिटी के लिए, शुगर स्पाइक के लिए, हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छी है। दोपहर के खाने में ढेर सारा सैलेड, कोई 7 इंचेस की रोटी हो जाए मल्टीग्रेन आटे की, या 3 से 4 खाने के चम्मच किनुआ पका लेना है। चावल छोड़ दें, किनुआ पका लें। उसके साथ आप प्रोटीन 2 हथेली के बराबर यानी 1 हाथ के बराबर ज़रूर लेंगे। बाकी उसमें आप सब्जी अगर ऐड करना चाहें जैसे भिंडी और चिकन या करेले और कीमा, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। 5-6 बजे दूध का ग्लास पिएं। अगर नहीं पिएंगे तो क्या होगा, डिनर तक आपकी शुगर लो हो रही होगी, आपको चक्कर आ रहे होंगे। ऐसे ही होता है। और उसमें अक्सर लोग जब शुगर लो होती है बोतल का ग्लास पी लें, जूस का, तो क्या फ़ायदा है ऐसी डाइटिंग का। बेहतर है आप टाइम से अच्छी चीज़ खा लें, सिलेक्शन ऑफ फूड अपनी अच्छी रखें, और बेवक्त अगर इसके दौरान भी भूख लग जाती है, भुने हुए चने बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, मैंने सुना खजूर खा लें तो एकदम से आपका शुगर लेवल बेहतर हो जाता है। अगर शुगर लो हो रही है और आपने कुछ खाना ही है तो फिर 2 से 3 खजूरें खा लें। वो जूस के ग्लास और बोतल से 100 गुना चीज़ें बेहतर है। सही। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह खाएं, अपना ढेर सारा सैलेड, ढेर सारा प्रोटीन, रोटी और किनुआ जो है वो आपने एक मॉडरेशन में लेना है। अगर शुगर कंट्रोल में है तो बेड टाइम पे दूध का ग्लास पीना है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आप बेड टाइम पे इवन दूध भी नहीं पी सकते। बेड टाइम पे भूख लगती है, एक मुट्ठी में जो नट्स आते हैं उससे ज़्यादा नट्स नहीं खाने, एक मुट्ठी में जो नट्स आते हैं वो खा लिए, या भुने हुए चने या फूल मखाने खा लिए। इससे पेट नहीं भरता तो फ्रेश कोकोनट फिर अरेंज करें। नारियल, साफ़ सुथरा नारियल साफ़ हाथों से काटना है और 2 से 3 स्लाइसेस आपने उसके खा लेने हैं। चलिए जी, ये तो बड़ी अच्छी ऑप्शन, तमाम हेल्दी चीज़ें हैं। अच्छा जी, अगर बार बार आपको ना अपने खाने के दरमियान में भी भूख लग रही है, डे टाइम में ना बहुत ज़्यादा लोगों को भूख लगती है, ऐसे लगता है कि हाथ पाँव काँप रहे हैं, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है कि स्नैक्स के तौर पर अगर आप कुछ लेना चाह रहे हैं डायबिटीज़ के पेशेंट, तो क्या ले सकते हैं? अच्छा, एक तो आपने ये चीज़ समझनी है कि आपके हाथ पाँव कांपने से पहले आपने खा लेना है, क्योंकि अगर आपके हाथ पाँव, आपको पता, एक दफ़ा पता चल गया कि आप जिस डाइट पे हैं या जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, 3 बजे के करीब मुझे शिवरिंग शुरू हो जाती है, तो 2 बजे आपने खा लेना है। क्योंकि एक दफ़ा हाथ पाँव काँप रहे हैं, उसके बाद तो हमने ये कहना है ना खजूरें खा लो या दूध के अंदर थोड़ी सी बोतल डाल के पी लो, फिर तो एकदम आपको एनर्जी चाहिए। कांपने से पहले वाला काम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस अपनी रूटीन को मॉनिटर करें, जिस पॉइंट पे आपको लगता है आपकी शुगर लो होने लग गई है, उससे पहले आपने एक अच्छा मील ले लेना है। अगर मील से भी गुजारा नहीं होता, फिर भी भूख लग जाती है, फ्रूट्स खा लें। जैसे आजकल आलू बुखारे आए हुए हैं, खुबानी आई हुई है, लीची आई हुई है। अगर 3 बजे शिवरिंग हो रही है, 2:30 बजे के करीब आपने फ्रूट्स का एक बॉल बना के खा लेना है। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं, जैसे बनाना हो गया, जैसे जापानी फल हो गया, अंगूर हो गए, इनको आपने अवॉइड करना है। जो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट है, जैसे आम हो गया, वो आप 1 पाव
के करीब खा सकते हैं। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जैसे सेब हो गया, आड़ू हो गया, खुबानी हो गई, वो आप ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई मसला नहीं। शेक पी सकते हैं आम का? अच्छा, अगेन डिपेंड करता है शुगर कंट्रोल में। अगर तो शुगर कंट्रोल में है तो फिर इसको स्नैक की जगह ना लें, नाश्ते की जगह। जैसे नाश्ता अगर आप नहीं करते तो आप एक गिलास दूध लें, उसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है ये कैंसर की वजह बनते हैं, नहीं बनते, उन पर बहुत रिसर्च है। जो ब्राउन राइस है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास स्वीटनर्स आते हैं उसकी निस्बत, और स्वीटनर्स पे बहुत रिसर्च हुई है, वो सेफ़ हैं। पहले मैं भी समझती थी ये कैंसर की वजह बनते हैं, फिर मैंने पढ़ा नहीं बनते। उसमें कोई भी स्वीटनर डालें, 2 to 3 स्लाइसेस ऑफ मैंगो डाल दें, उसको ब्लेंड करके उसका शेक बना के थोड़ी सी सिनेमन भी डालें उसमें, वो पी लिया। 15-20 मिनट के बाद प्रोटीन के लिए 2 बॉइल्ड एग्स खा लिया और साथ कम दूध वाली चाय पी ली आपने। अगर शेक पीना है इस तरह से पीना है। डायबिटिक पेशेंट को शेक प्रॉब्लम तब करता है जब बेड टाइम पे सब मिल्क शेक बना के पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं और साथ में चीनी भी उसमें डली हुई है। वो तरीका भी गलत है और वो टाइम भी गलत है। एक तो आपने तरीका सही, आपकी रेसिपी अच्छी हो, दूसरा आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। अगर आपने शेक पीना है उसको दिन में पिए, बजाय इसके कि आपने उसको बेड टाइम पे पी लेना और सुबह आपका शुगर स्पाइक आयशा, अब आपने कहा चीनी नहीं डालनी, तो अभी ना जब स्टार्ट में मैंगोज आए तो उनका टेस्ट थोड़ा अजीब सा था, खट्टे खट्टे होते थे, तो मैं भी थोड़ी सी चीनी डाल लेती थी और मैं भी बेड टाइम पे शेक लेती थी। तो बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप डायबिटिक नहीं है ना तो कोई इतना मसला नहीं है। अगर आप वेट कॉन्शियस नहीं है तो भी कोई इतना मसला नहीं है। वेट कॉन्शियस से मुराद ये नहीं है कि वेट लॉस करना है। अगर आप वेट मेंटेन भी करना चाह रहे हैं ना तो भी आपने चीनी को थोड़ा सा अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपका मैंगो खट्टा है, उसमें एक खजूर डाल दें। चीनी की निस्बत तो बेहतर ही ऑप्शन है कि उसमें एक खजूर डाल दें। अगर खजूर का जैसे उसके ना वो जरे आते हैं बीच में, तो बच्चे नहीं पसंद करते उसको। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, कोई भी स्वीटनर, कई स्वीटनर्स ऐसे हैं जिनका टेस्ट बिल्कुल ही शुगर जैसा है। जो एक स्टिविया आता है, स्टिविया ब्रांड नहीं है, स्टिविया एक पौधा है, उसका ना आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है, कुछ लोगों को, हर एक को वो भी नहीं करता, मेरे जैसा पी जाता है उसको। बच्चों के लिए वो जो स्टिविया है ना वो आफ्टर टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, उनको आप दूसरा स्वीटनर डाल दें जिसका टेस्ट बिल्कुल चीनी के जैसा है। डायबिटिक पेशेंट ने तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसने चीनी डालनी है, क्योंकि पहले मैंगो से शुगर आ रही है, मिल्क से लैक्टोज शुगर आ रही है, ऊपर से आप उसमें चीनी भी डाल देंगे तो वो तो एक शुगर बॉम्ब है जो आप बना के पी रहे हैं। अगर आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है वो बहुत ही बुरा है। अगर कंट्रोल में भी है तो फिर उसको नाश्ते में ले जाएं, और चीनी फिर भी आपने नहीं लेनी। नाश्ते में पराठा खा सकते हैं डायबिटीज के पेशेंट? डेफिनेटली खा सकते हैं। अच्छा? मल्टीग्रेन आटे का पराठा लें। कोई 90 ग्राम का पेड़ा मर्द हज़रात के लिए, कोई 70 ग्राम का पेड़ा ख़वातीन के लिए। पेड़े के ऊपर 1 टेबलस्पून देसी घी या ऑलिव ऑयल लगाकर या घर का बना हुआ मक्खन लगाकर उसका अच्छा सा पराठा बनाएं। आप देखें ना, 1 टेबलस्पून देसी घी, ये नहीं कि वो हर तरफ से बह रहा है, इतना देसी घी हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है। साथ में प्रोटीन के लिए एग्स लें। अगर तो हार्ट का मसला नहीं है तो आप योग्स भी सारी ले सकते हैं, 2-3 योग्स भी ले लेंगे, मसला नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कोई ऐसा मसला है, 1 अंडे की जर्दी लें, बाकी एग वाइट्स आप जितनी मर्जी लें, साथ में थोड़ा सा योगर्ट ले लें। इसका आप रायता बना सकते हैं। अगर आपने इसको मीठा करना है, इसमें आप स्वीटनर डालेंगे तो पराठा एक अच्छी ऑप्शन है। इवन अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं भी है तो भी आप पेड़ा थोड़ा छोटा कर दें, लेना मल्टीग्रेन आटा। चलें जी, ये आपको बता दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अच्छा सूखी रोटी नहीं हमसे खाई जाती, ड्राई हो जाती है, तो आयशा ने बता दिया कि पराठा किस फॉर्म में आप ले सकते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आपने अपनी डाइट से शुगर को किस तरह से कंट्रोल रखना है, अनकंट्रोल शुगर में आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस कर ली। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डायबिटीज़ हो जाती है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, आप कॉन्शियस होते हैं, इर्द गिर्द वाले लोग कह रहे होते हैं कि खाना, डॉक्टर मना कर देती है चावल नहीं खाने, फलां चीज़ नहीं खानी, फलां चीज़ नहीं खानी, डाइट कंट्रोल रखनी है। घर वाले कहते हैं कि कौन सी डॉक्टर है। मेरे साथ ऑनेस्टली स्पीकिंग आयशा ये हो चुका है। मेरी मदर इन लॉ कहती थी कौन सी डॉक्टर है, तुम्हें खाना खाने से ही मना कर दिया है, भाई खाओ खाओ। मैंने जब जाना, मेरा वेट ज़्यादा हुआ होता था, तो मुझे डॉक्टर ने कहना कि नो बेकरी आइटम, नो पास्ता, नो चावल। मैंने फिर अपनी डाइट तो कंट्रोल की मुझे मतलब आसपास वाले लोग कहते थे हमने तो कभी ऐसी डॉक्टर नहीं सुनी जो खाने से ही मना कर रही है प्रेगनेंसी में, तो क्या करना है? अच्छा देखिए, प्रेगनेंसी में अगेन आपने प्रोटीन पे जोर ज़्यादा देना है अपना। कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूर लेने हैं लेकिन मॉडरेशन के अंदर लेने हैं। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसलिए हो गई कि हमारा वज़न प्रेगनेंसी में बढ़ गया, ऐसा नहीं है। ये जेनेटिक भी हो सकती है और इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब एक दफ़ा जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है उसके बाद आपको एहतियात करनी है। एक तो ये कि वेट बढ़ जाए तो सी सेक्शन के चांसेस भी साथ साथ बढ़ते हैं। जितना आपका वेट बढ़ता जा रहा है आपकी प्रेगनेंसी उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हमें ये लगता है कि जितना वेट बढ़ रहा है बच्चा उतना हेल्दी हो रहा है, बच्चा उतना गोगलू मोगलू हो रहा है, ये
बच्चे का वेट बढ़ रहा है, माँ का तो थोड़ा सा बढ़ेगा, अब स्वेलिंग तो है। ये सारी गलत बातें हैं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होती है फीमेल को, लेकिन वेट भी इस हद तक नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आपके गायनाकोलॉजिस्ट के लिए आपका केस एक चैलेंज हो जाए। अगर हम नाश्ते की बात करें प्रेग्नेंट फीमेल की, वैसे तो तीनों ट्राइमेस्टर के डाइट प्लान्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ को जो सफ़र कर रही है उस फीमेल के नाश्ते में ब्राउन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस हो जाएं। एग्स वो जितने लेना चाहें वो ले सकती हैं। गरम ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये भी मैंने सुना है जी, आपको 3-4 महीने शुरू में तो अंडा खाना ही नहीं है ना। अच्छा, कि मैंने बहुत बड़ी एक गायनाकोलॉजिस्ट को भी कहते सुना कि आप चिकन ना खाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आपको चिकन भी खाना है, आपको एग्स भी खाने हैं। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी चिकन को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगे हुए हैं, ये भी गलत है। अगर चिकन को लगे हैं, भैंस को भी लगे हैं ताकि वो दूध ज़्यादा दे। हम कुकिंग जब कर रहे होते हैं सब कुछ ज़ाया हो जाता है। हम तो जिस तरह पकाते हैं न्यूट्रिएंट्स ज़ाया कर देते हैं, तो पीछे हार्मोन ने क्या बचना है। हार्मोन तो 25 से 30 डिग्री पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता उसके ऊपर टेम्परेचर पे। खैर, आप एग्स लें, एग्स नहीं लेने तो कबाब्स लें, साथ में योगर्ट या लो फैट चीज़ ज़रूर लिया करें, लेकिन लो फैट लेना है, फुल फैट नहीं लेना। 11-12 बजे के करीब आप नट्स लें, उसके साथ फ्रूट का स्लश बना कर लें। अब मैं स्लश क्यों कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हुई होती है ना, उसका पेट जल्दी नहीं भरता। अगर फ्रूट के अंदर पानी डाल के उसको ब्लेंड करके थोड़ा सा उसमें स्टिविया या स्प्लेंडा वगैरह डाल के ले लेंगे तो उससे उनका पेट ज़्यादा भर जाएगा। प्लस ये कि मुंह कड़वा हुआ होता है अक्सर फीमेल्स का, खाने को दिल ही नहीं कर रहा, तो वो लिक्विड है, ज़रा जल्दी से आप पी लेंगे उसको। सैलड्स बहुत सारी फीमेल से नहीं खाए जाते प्रेगनेंसी में, और मैं ये कह भी नहीं रही कि आप सैलड खाएं, बहुत सारी फीमेल से नहीं खाए जाते। आप ये करें कि आप रोटी एक कर दें, या चावल है तो वो 10 चम्मच कर दें, सिर्फ 10 चम्मच। आप सालन जितना मर्जी ले लें। आपको सैलड खाया जाता है आप खा लो, अगर आपसे सैलड नहीं खाया जाता आप रहने दें। हाँ, साथ एक रायता ज़रूर बनाएं जिसमें कोई सब्ज़ी ऐड कर दें। अब सब्ज़ी ऐड करने से मुराद ये प्याज टमाटर खीरा काट के डाल दिया उसके अंदर, कद्दू उबाल के डाल दिया, कोई भी सब्ज़ी जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं वो आपने उस रायते में ज़रूर ऐड कर देनी है। और वो रायते का एक बॉल आपने साथ ज़रूर लेना है। एक तो ये डाइजेशन में हेल्प करेगा, वो जो फीमेल को उल्टी आ रही होती है बार बार, ये उसमें हेल्प करेगा। प्लस ये बच्चे की डेवलपमेंट में भी दूध या दही उसमें भी डेफिनेटली हेल्प करता है। शाम 5-6 बजे अगर तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, स्टिविया या स्प्लेंडा डाल के आपने मिल्क शेक पीना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है ये कहते हुए ये तो केमिकल है, केमिकल हम कैसे डाल के पी सकते हैं। ये केमिकल नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध या दही जिस ब्रांड पे ट्रस्ट है उसका दूध दही लें, साथ में फ्रूट उसमें ब्लेंड करें, वो आपने ले लिया। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह होना चाहिए, यानी सैलड खाया जाता है खा लिया, नहीं तो दही के अंदर डाल दिया, साथ में 1 रोटी या 10 चम्मच चावल। आपने इस पे रहना है। किनुआ पे मैं इसलिए नहीं कह रही, किनुआ नहीं खाया जाता प्रेग्नेंट फीमेल से, वो चूजी होते हैं। कहना आसान है जी आप किनुआ खाएं तो आप ये करें, प्रेग्नेंट फीमेल बेचारी वो अपना खाना खा ले वही बड़ी बात है, प्रोटीन इंटेक पूरा कर ले वही बड़ी बात है, क्योंकि चिकन उनसे नहीं खाया जा रहा होता, नौजिया हो रहा होता है। बारबेक्यू टिक्का खाया जाता है रायते के साथ, ज़रूर खाएं। नहीं खाया जाता कबाब खा ले, वो भी नहीं खाया जाता दाल खा ले, लेकिन प्रोटीन के एक सेक्शन ज़रूर रखें, वो आपके लिए आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। चाय का इस्तेमाल बस कम से कम रखें, तो ये होना चाहिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ का डाइट प्लान। हाँ, अगर बेड टाइम पे भूख लगती है, भुने हुए चने लें, आप थोड़े से नट्स ले सकते हैं, हैंडफुल लेने हैं नट्स, इससे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। और नट्स प्रेग्नेंट फीमेल को चाहिए भिगो कर ले, यानी कोई 3-4 घंटे हैंडफुल नट्स जो हैं वो भिगो दिए, फिर उनको छान के जिस पोनी में हम चाय पुनते हैं उस पोनी में जमा किया, और फिर एक एक करके, इवन मूंगफली भी खानी है तो ऐसे ही खानी है। ठीक है, तो इससे उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी, उनकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ हो जाएगी। चलें जी, ये उन लोगों के लिए जिन खवातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होती है उनके लिए ये डाइट प्लान है। आटा आम तौर पे घर में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम लोगों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, हम बच्चों में भी अक्सर देखते हैं। अब आजकल तो वाइट आटा मैं बहुत सारे घरों में देख रही हूँ, कुछ लोग वाइट और रेड वाला आटा जो उसको मिक्स कर लेते हैं। बेस्ट आटा कौन सा है? अच्छा, बेस्ट की हर एक की डेफिनेशन और हर एक की जो ज़रूरत है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर आपके घर में यूरिक एसिड का पेशेंट है तो मल्टीग्रेन आटा से बुरा कुछ है ही नहीं आपके लिए। अच्छा। क्योंकि मल्टीग्रेन आटे में दालें डली हुई हैं, उससे यूरिक एसिड के पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको गैस का मसला रहता है, मल्टीग्रेन उसके लिए बहुत बुरा है। दालें उसको मुसलसल गैस्ट्रिक इशू करती रहेंगी, या अगर किसी को IBS है तो मल्टीग्रेन उसके लिए बहुत बुरा है। लेकिन अगर आपके घर में नॉर्मल लोग रहते हैं जिनको कोई मसला नहीं है, तो
फिर मल्टीग्रेन सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें डिफरेंट तरह का फाइबर आ जाता है, उसमें डिफरेंट तरह के आटे शामिल हैं, तो डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं उसके अंदर। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, यानी एकदम शुगर स्पाइक नहीं आता उससे। लेकिन उस पूरे घर का आटा डिपेंड करता है कि घर में कौन कौन से अफराद कौन कौन सी मेडिकल हिस्ट्री के साथ मौजूद है। अगर हम बात करें अनाज, जौ, गंदम, मल्टीग्रेन आटे की, जवार के आटे की, मकई के आटे की, बहुत सारे लोग जो मल्टीग्रेन पे शिफ्ट कर जाते हैं, हम वेट लॉस कर रहे हैं। मल्टीग्रेन में गंदम से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अच्छा, हमें लगता है मल्टीग्रेन में कैलोरीज कम है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, भाई मैं तो मल्टीग्रेन आटा, मैं वेट रिड्यूस कर रही हूँ, मैं मल्टीग्रेन आटा ले रही हूँ। मल्टीग्रेन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ़र्क है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है कि आपकी शुगर उस तरह से बढ़ती नहीं है, तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। किनुआ की भी कैलोरीज राइस से ज़्यादा है, मतलब किनुआ में चावलों से ज़्यादा कैलोरीज है। अच्छा, सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ़र्क है, यानी शुगर नहीं बढ़ती उससे। जौ और गंदम में कैलोरीज सेम है, हार्डली 10 कैलोरीज का फ़र्क है। अब जो वेट लॉस कर रहा है वो जौ खाए या गंदम खाए, एक ही बात है। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके लिए जौ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उससे शुगर स्पाइक नहीं आता, उससे शुगर वैसे बढ़ती नहीं है जैसे आपकी मल्टीग्रेन गंदम से बढ़ती है। एक और ट्रिक मैं बताती चलूँ कि अगर आप रात की रोटी बना के सुबह खाते हैं, उससे शुगर वैसे नहीं बढ़ेगी, चाहे वो आप गंदम की ले रहे हैं। उसका जो कार्बोहाइड्रेट लोड है वो कम हो जाता है। इसी तरह आप चावल रात को बना के फ्रिज में रखते हैं, 24 घंटे बाद अगर खाते हैं तो उससे भी शुगर स्पाइक वैसे नहीं आएगा। तो 24 आवर्स के बाद अगर आप कार्ब्स को रेफ्रिजरेट करके इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपकी जो शुगर स्पाइक है वो ज़रा कम हो जाता है। आटों पे वापस चलें हम, तो कॉर्न का आटा, मकई का आटा, वो शुगर के पेशेंट की शुगर स्पाइक कर सकते हैं, इसमें कैलोरीज भी ज़्यादा है। अब ये मल्टीग्रेन आटे में भी डला हुआ होता है, हमने वो चेक करके लेना है कि अगर मल्टीग्रेन आटे में मकई का आटा डला हुआ है तो हम उसको शुगर के पेशेंट जिस घर में है उसके लिए अवॉइड करें, एंड ऑल्सो यूरिक एसिड का पेशेंट जिस घर में है उसके लिए भी आपने इसको अवॉइड करना है। बाकी हमारे यहाँ ओट्स का आटा आ जाता है, वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, उसके अंदर कैलोरीज भी कम होती हैं, वो शुगर स्पाइक भी नहीं देता, लेकिन वो हर एक को फिर सूट भी नहीं करता। वाइट आटा हर घर में होता है आयशा। हाँ, वाइट और आटा बच्चे कहते हैं उसका पराठा भी बहुत मजे का लगता है। वो बहुत बुरी ऑप्शन इसलिए होती है कि उसमें कैलोरीज तो सेम ही है, कैलोरीज उसमें और गंदम में सेम है, लेकिन उसमें फाइबर नहीं है। अब ना वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ना वो आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, ना वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो वो बहुत ही बुरा है, क्योंकि उससे स्पाइक आएगा शुगर का, फ़ौरन आएगा। तो बेहतर ये है कि वाइट आटे को जितना हो सके क्विट करें। हमने बच्चों को आदत डाली है, बच्चे जब पैदा हुए थे उन्हें आदत तो नहीं थी कि उन्होंने वाइट आटा ही खाना है। मुझे याद है मेरी काम वाली ने एक दफ़ा वाइट आटा, हमारे घर में रेगुलर आटा आया तो मुझे कहती बाजी आटा ख़राब हो गया, क्योंकि उसने कभी हमारे घर में देखा ही नहीं था। अपने घर में एक्चुअली हमारे घर में आता था, लेकिन जब वो लोग रहने आए तो फिर उसका हस्बैंड वाइट आटा ही लेकर आता था। मैं भी इतना नहीं बोलती थी कि मैं रोटी खाती नहीं, मैं तो सालन चम्मच से खा लेती थी। तो उसने ब्राउन आटा ज़िंदगी में देख के पहली दफ़ा उसको लगा कि ये ख़राब आटा है, क्योंकि वो प्रोग्राम ही नहीं हुई हुई कि उसने ये वाला आटा देखना है। ब्राउन आटा बेहतर ऑप्शन है। बच्चे अगर नहीं आते ब्राउन आटे के ऊपर, वाइट और ब्राउन मिक्स करना शुरू करें, आहिस्ता 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 आहिस्ता, साल 2 साल लगेंगे, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन पे शिफ्ट करेगा। ब्राउन आटा सबसे बेहतर ऑप्शन है। कुछ बच्चों का पेट खराब रहता है तो गंदम भी इशू कर रही होती है। डेफिनेटली कर रही होती है। अगर आपके बच्चे का आयरन मुसलसल लो है, आपने उसको आयरन के टैबलेट्स दिए हैं, सप्लीमेंट्स दिए हैं, फिर भी आपके बच्चे का आयरन जो है वो लो हो जाता है, उसका पेट खराब रहता है, पेट में दर्द रहती है रोटी खा के, तो फिर उसका ग्लूटेन का टेस्ट होना चाहिए, जो कि टेस्ट लैब से होता है। अगर आप फिर भी घर पे एक दफ़ा उसको आजमाना चाहते हैं, आप ये करें, 15 दिन के लिए बच्चे की रोटी मुकम्मल छुड़वा के उसको चावलों पे शिफ्ट करके देखें। 10-15 चम्मच चावल देने हैं, 7 सालन देना है, 7 सैलेड देना है। फिर भी अगर बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि पेट में दर्द है, फिर उसको कोई गैस्ट्रिक इशू है, रोटी ब्रेड उसकी 15 दिन के लिए छुड़वा के देख लें। वैसे तो टेस्ट सबसे बेहतर है ना, कि फ़ौरन पता चल जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं करवाना चाह रहे, आप देखना चाह रहे हैं कि इसको ग्लूटेन से प्रॉब्लम नहीं है, तो 10-15 दिन के लिए रोटी ब्रेड पास्ता ये सब छुड़वा के सिर्फ चावलों पर शिफ्ट कर दें। सही। बढ़ती उम्र के जो बच्चे हैं 16-17 ईयर्स, टीन एज में 2 रोटियां खा सकते हैं, 2 पराठे खा सकते हैं? डिपेंड्स उनका वेट कितना है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। वैसे बच्चे को मैं कहती होती हूँ कि बच्चा तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम होना चाहिए, कि अगर वो 2 रोटियां भी खा रहा है, 7 प्रोटीन अपना पूरा कर रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिल्क शेक्स पिए, फ्रूट जूसेस पिए। बच्चे की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो वो हेल्दी क्लीन ईटिंग में जो खाना चाहते हैं, इवन लोग बर्गर भी खाना चाहता है ना घर का बना हुआ या कम सॉस वाला, तो आप उसको दे सकते हैं। बर्गर आपका जो बंस है वो रोटी की जगह आ जाएंगे, ब्राउन बंस दें, उसको ढेर सारा सैलेड लगाएं, प्रोटीन की जगह अंदर बीफ के कबाब्स लगाएं, और वो बड़ा अच्छा आपका एक मील तैयार हो जाएगा। बच्चे को फ्राइज़ की बजाय बेक पोटैटो दें,
जो वो खाना चाहता है, 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी, अनटिल और अनलेस उसका वेट नहीं बढ़ गया। वेट बढ़ गया तो फिर आपने कंट्रोल करना है। एक हेल्दी बच्चा 16-17 साल का जो खाना चाहता है उसको खाने दें, बस ये ज़रूर देखें कि उसका प्रोटीन पूरा हो रहा है कि नहीं। सही। आयशा, आजकल ना एक बड़ा इशू है, गैस नहीं आती लोगों के घर, तो फिर ऑप्शन क्या होती है कि आपको बाहर जाके तंदूर से रोटी नान लेना पड़ता है। तंदूर का रोटी नान, खमीरी रोटी, ये कैसी ऑप्शन है? डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं है। अब इसमें एक लोगों ने, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, जुगाड़ निकाला है कि वो अपना आटा ले जाते हैं और बहुत सारे तंदूर उसको अपने आटे की रोटी बना के दे देते हैं। एक ये ऑप्शन हो सकती है। दूसरा ये ऑप्शन, जैसे मैंने अभी कहा है कि अगर आप रोटी पहले से बना कर रखते हैं तो वो शुगर स्पाइक भी ज़्यादा नहीं देती। तो आप ये कर सकते हैं, आप रात को ही रोटियाँ बना के रख लें, सुबह उसको बस 10-15 मिनट माइक्रोवेव किया, 10-15 सेकेंड सॉरी, उसको माइक्रोवेव करके वो इस्तेमाल कर लें। ये भी मुमकिन नहीं है तो टॉर्टिया रैप्स आ गए हुए हैं जो रोटी जैसे ही लगते हैं, मल्टीग्रेन का, जौ का, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, या प्रोटीन रैप लेके रख ले। वो भी आपने माइक्रोवेव करना है, हल्का सा बटर लगा कर, हल्का सा बिल्कुल ब्रश करके, और वो फिर आप रोटी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। या ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, ब्राउन ब्रेड डायबिटिक पेशेंट के लिए मुझे इसलिए बेहतर ऑप्शन नहीं लगती कि इतने से स्लाइस में ना रोटी जितनी कैलोरीज हैं। अब पेशेंट को लगता है हमने कुछ नहीं खाया, 2 स्लाइस तो खा लो। 2 स्लाइस से पेट भी नहीं भरा, उसके दिमाग में मैंने तो आज रोटी भी नहीं खाई, लेकिन उसने खा भी लिया हुआ है। तो मुझे ब्राउन ब्रेड इतनी अच्छी ऑप्शन इसलिए नहीं लगती। लेकिन जो मेरे आप जैसे लोग हैं जो समझ जाते हैं कि हाँ भाई हो गया, तो वो ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट इस पिटी में चले जाता है, अपने ऊपर तरस खाने लग जाता है कि आज मैंने रोटी नहीं खाई, उसके लिए फिर रैप बेहतर ऑप्शन है। या वो रोटी पहले से बना के रखे, या वो फिर अपना आटा लेकर, बहुत सारे तंदूर आप ये ऑप्शन दे रहे हैं आपको, या आप अपना आटा ले आए, हम आपको रोटी लगा देंगे। तो वो यानी ये नान रोटी जो है, अच्छा इससे बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, तो ये खतरनाक है अगर आप मुसलसल बाहर की रोटी और नान खा रहे हैं। डेफिनेटली उसमें फाइबर नहीं है। नान तो बहुत ही बुरी चीज़ है ना डायबिटिक पेशेंट के लिए। 1/4 नान जो है वो 1 छोटी रोटी की बराबर कैलोरीज रखता है। तो नान तो बिल्कुल नहीं खाना, खानी भी है तो रोटी, और उसमें भी अगेन अपना आटा हो जाए तो बहुत ही बेहतर बात है। अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला आ गया, डायबिटिक पेशेंट को चाहिए शदीद गर्म दूध के अंदर 1 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल या रोगने बादाम या देसी घी डालकर बेड टाइम पे वो ले ले। वो नहीं लेना तो 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 ग्लास पानी में डालकर थोड़ा सा उसको ना पड़ा रहने दें। जब वो हल्का सा फूल जाए तब आपने उसको निकल लेना है। वैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। आप सैलेड्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, आप आटा अपना अच्छा रखें, ब्राउन आटा रखें, तो कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। एंड कॉन्स्टिपेशन किसी भी बंदे को, चाहे वो डायबिटिक है या नहीं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। एक ज़माना था कहते थे कॉन्स्टिपेशन तमाम बीमारियों की जड़ है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। सही, वो चाहे आप डायबिटिक हैं या नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। आपकी गट हेल्थ इससे पता चलती है ना, डेफिनेटली। तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आयशा, एक और बहुत अहम चीज़, मैं अक्सर डायबिटीज़ के पेशेंट को देखती हूँ कि वो वेट रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए डाइट प्लान हम खुद से नहीं डिसाइड कर सकते या किसी का सुना सुनाया नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपके डॉक्टर के साथ साथ, डायबिटोलॉजिस्ट के साथ साथ, हमारे यहाँ रिवायत नहीं है ना, हम सुनी सुनाई चीज़ों पर, और हम नहीं कहते कि किसी अच्छी डाइटिशियन के पास चले जाएं, अब आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, आप इस सिचुएशन पे आ जाते हो कि आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन आपने ये नहीं करना कि किसी अच्छे डाइटिशियन की हेल्प ले लेनी है। वेट रिड्यूस अगर करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर कह देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मोटापा है, अपना वेट कम करें, लाजमो मलजूम है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन आप क्या कोई अच्छा सा एक डाइट प्लान बता अच्छा, दें? वैसे तो ना सबसे बेहतर यही होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेकर वो कितने Obviously. इंसुलिन के यूनिट्स लगा रहा है, कौन सी अद्वियात में। एक जनरल डाइट प्लान मैं दे रही हूँ कि नाश्ते में आप ब्राउन ब्रेड के 1 से 2 स्लाइस लें और 1 से 2 अंडे, ढेर सारी वेजिटेबल्स, ढेर सारी सब्जियाँ उसमें डालें, ऑयल कम से कम रखना है और कम दूध वाली चाय पी लें साथ। ये नहीं तो बेसन का चिल्ला बहुत अच्छी ऑप्शन है। 1 अंडा लें, उसके अंदर 3 चम्मच बेसन या ओट्स को बीट करके अच्छे से नॉन स्टिक पैन में दोनों तरफ से पका लें, साथ आधा कप दही का ले लें। ये 2 ऑप्शन नाश्ते में हो गई। 11-12 बजे एक मेजरिंग कप में जो फल आता है वो, केला और अंगूर और जापानी फल, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 3 फल रहने दें। बाकी आप जो फल लेना चाहें, इवन आम भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझनी है कि दोपहर के खाने से रोटी छोड़ दें, रात को रोटी ज़रूर खाएं। उसकी वजह यह है कि कहीं रात को 2-3 बजे शुगर ना लो। अगर आप रात की रोटी, डायबिटिक पेशेंट क्या करता है, खुद ही से रात की रोटी छोड़ दिया, 11-12-1-2 बजे शुगर लो होती है और उसमें उठ के बोतल का ग्लास पी लिया। फिर दोपहर में आप कोई चना चाट बना के खा लें, कोई लोबिया चाट खा लें, उसमें थोड़ा सा अगर आप एप्पल या अनार डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। वो नहीं तो जैसे मूंग मसूर की दाल का सूप बना के पी लिया, कोई कबाब खा लिया आपने, कोई चिकन का पीस खा लिया, दोपहर की रोटी छोड़ दे।
हाँ, दोपहर में सैलड और साथ में थोड़ा सा दही ले लें ताकि आपकी शुगर लो ना हो। ठीक है। 4-5 बजे गर्म दूध का ग्लास पिएं और रात के खाने में एक छोटी रोटी ज़रूर रखें। मल्टीग्रेन आटा अगर कोई और मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर कोई और मेडिकल हिस्ट्री है जैसे यूरिक एसिड है या हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई और इशू आपका चल रहा है, तो उसमें फिर बेहतर है कि जौ और गंदों को मिक्स कर लिया जाए या 10 चम्मच चावल हो जाए, उसके साथ आधा कप सालन ले लेना है। सालन इससे ज़्यादा रात में नहीं लेना, सालन में भी आलू रहने दें क्योंकि आप रोटी ऑलरेडी खा रहे हैं, और साथ में रॉ वेजिटेबल सैलड ढेर सारा लें। ठीक है। उसके बाद लेट नाइट एक खाने का चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी में डालकर ले लें। और अगर आपको लगता है कि लेट नाइट आपकी शुगर लो हो जाती है तो फिर आप बेड टाइम पे दूध का ग्लास लेंगे, शाम 5 बजे इसबगोल लेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने अपनी रूटीन को एडजस्ट करना है। थोड़ी बहुत वॉक, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। अगर आपकी शुगर हाई रहती है तो खाने के बाद वॉक करें, अगर आपकी शुगर लो होती है तो खाने से पहले वॉक करें ताकि उसके बाद आप खाना खा लें और एनर्जी लेवल आपके रिस्टोर हो। चलें जी, आई मस्ट से, बल्कि मैं यहाँ पर आपको एक मुफीद मशवरा देना चाहूँगी वो तमाम डायबिटीज़ के पेशेंट जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या कंट्रोल डायबिटीज़ है। अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट के साथ साथ अगर आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी चले जाएंगे तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। आपको पता होगा कि आपको कब और क्या खाना है, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री देखकर आपको बता सकेंगे ना। जैसे आयशा ने कहा कि मल्टीग्रेन आटा हर किसी के लिए नहीं है। आपने सुना कि फलां बंदा तो शुगर का मरीज़ था, मल्टीग्रेन आटा खा रहा था, लेकिन आपकी हिस्ट्री डिफरेंट हो सकती है, आपको यूरिक एसिड हो सकता है। तो अच्छे आप अगर एक डाइटिशियन का भी इंतखाब कर लेंगे, अपनी डाइट को भी कंट्रोल रखेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलेंगी और आपको कोई बड़ा मसला भी नहीं हो सकेगा। थैंक यू सो मच आयशा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।